गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने लास्ट लेक्चर तक फोकस के बारे में पढ़ लिया था। हमने जान लिया था कि फोकस क्या होता है और फोकस को हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर के लिए पढ़ा था। आज हम उन दो मिरर में से एक मिरर जिसका नाम कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्म करेंगे। हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा। अब उन इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ रूल्स जान लें जो यहाँ इमेज फॉर्मेशन में हमारे काम आएंगे। वो क्या होते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप देखिए, आपने फोकस में पढ़ा था कि जो पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इस मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और उस पॉइंट का नाम था फोकस। लेकिन केवल पैरेलल रेज ही, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज गई थी, इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल थी, वो ही रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट करेंगी, बाकी रेज नहीं कट करेंगी। सो यहां पे इफ इंसिडेंट रेज, पहला जो पॉइंट है, इफ इंसिडेंट रेज are parallel to principal axis, are parallel to principal axis, then reflected rays pass through focus, वो फोकस में से पास होंगी अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल थी तो। सेकंड, अगर कोई इंसिडेंट रे ही फोकस में से पास हो रही हो, यहां तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से पास हुई, यहां हम इंसिडेंट रे को फोकस में से पास कराएं तो क्या होगा? इफ इंसिडेंट rays passes through, or incident ray passes through focus, then reflected ray becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेंगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर इंसिडेंट रे पहले ही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्टेड रे पास होंगी फोकस में से। मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स केस हैं, अपोजिट केसेस हैं। नेक्स्ट है, इफ इंसिडेंट रे passes through focus, or sorry, through center of curvature or through C, then reflected ray retraces its path। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वापस उसी रास्ते से आएगी और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस का मतलब दोबारा उसी पाथ पे चलेगी। अगर पहले ऐसे गई थी तो वापस भी इसी रास्ते से आएगी, लेकिन कंडीशन यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होनी चाहिए इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड भी उसमें से पास होगी। यह था हमारा थर्ड पॉइंट। जो लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर इंसिडेंट रे पोल पे कुछ एंगल बनाए तो वहां से, चलो यहां 3 पॉइंट्स आप देख लीजिए। अब इन तीनों पॉइंट्स का मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
यहां पे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये पोल हो गया है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में मिलेगा फोकस। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद कट करती हैं फोकस को, मतलब फोकस में से पास होंगी। इससे अपोजिट केस अगर लें, कि यहां आपके पास कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल बना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां बीच में फोकस, और अब की बार जो इंसिडेंट रे थी वो आपकी फोकस में से पास हो रही हैं, ये इंसिडेंट रे, तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेंगी। ये कंडीशन था सेकंड पॉइंट। और यहां कॉनकेव मिरर जब बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिश सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो यहां ये भी पॉलिश सरफेस दिखाना भी जरूरी है, जितना एरो जरूरी है उतना ही ये जरूरी है। उसके बाद थर्ड है इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो यहां आप देखिए, इसमें यही दिखा रहा हूं, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो हम कॉनकेव मिरर के केस में ही पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स भी बनाता है, लेकिन आज केवल हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो यहां हमने कॉनकेव मिरर लिया, ये पॉइंट आपका पोल बना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे फोकस। अब अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास हो कुछ इस तरह से, मान लो ये इंसिडेंट रे इस नीचे से आ रही थी ऐसे, तो ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो किस रास्ते पे जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये इसी रास्ते से जाएगी, मतलब ये रिट्रेस करेगी अपना पाथ। जिस रास्ते से इंसिडेंट रे गई थी उसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ये है आपका थर्ड पॉइंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने प्लेन मिरर के केस में बताया था कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग हो, मतलब जब हम इंसिडेंट रे को प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराते थे तो यहां नॉर्मल भी यही होगा और इंसिडेंट रे भी यही, तो यहां दोनों के बीच एंगल 0, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी 0, दोनों के बीच एंगल, और वहां भी उसने अपना पाथ रिट्रेस किया था, वापस इसी रास्ते पे गई थी। अब की बार जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट को मिलाएगी वो नॉर्मल का काम करेगी। ये नॉर्मल और इसी नॉर्मल के अलोंग आपकी इंसिडेंट रे थी, तो यहां इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल 0, तो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी एंगल 0, और वो रिफ्लेक्टेड रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी जैसे कि यहां किया था। ये कंडीशन है। अब वन बाय वन हम यहां इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये मैंने कुछ इसलिए पहले बना दिए हैं ताकि कम टाइम लगे हमारा। फर्स्ट जो केस आएगा उस केस में हम मान के चलते हैं कि यहां जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ेगा कि कहां रखा है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। पोल और फोकस के बीच हमने ऑब्जेक्ट को अज्यूम किया कि वहां रखा है। ये आपका पोल हो गया है, ये आपकी पोलिश सरफेस,
यहां से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, और थोड़ा इसमें पीछे मान लो, यहां आपका फोकस हो गया है इन दोनों के बिल्कुल बीच, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, और इन दोनों के बीच आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये आप ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे। अब यहां जो मैंने साइन कन्वेंशन बताए थे वो साइन कन्वेंशन पे वापस चलते हैं। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी और कहां से कहां तक होगी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट से और किस पॉइंट तक हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे फोकल लेंथ का हमने नाम दिया था फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को नाम दिया फोकल लेंथ, वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को नाम दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को नाम देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उस दिन भी मैंने बताया था हर डिस्टेंस पोल से मेजर होगी, चाहे वो फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, सबको हम पोल से मेजर करेंगे। अब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच जो डिस्टेंस है हम उसको डिनोट किससे कराएंगे? वो हम डिनोट कराएंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, इन चीजों को भी ध्यान रखिए। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, और हम इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट, पोल एंड ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय यू, स्मॉल यू से हम इसको डिनोट कराएंगे। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन, और हर जगह ये यू से ही डिनोट मिलेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज is denoted by v। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने u से डिनोट कराया और v इमेज की डिस्टेंस को हमने v से डिनोट कराया। अब ऑब्जेक्ट अगर पोल से राइट हैंड साइड होगा तो पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट हैंड साइड तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। सेम चीज इमेज के लिए, अगर इमेज पोल से राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव, अगर इमेज बनी पोल से लेफ्ट हैंड साइड तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। लेकिन यहां मोस्टली केसेस में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही लेके चलेंगे, मतलब पोल से इस तरफ लेके चलेंगे, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो माइनस में ही होगी, नेगेटिव होगी। सो यहां पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट पोल के बीच की डिस्टेंस को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोट कराएंगे यू से। यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे। इस ऑब्जेक्ट के टॉप एंड का नाम दिया ए और लोअर एंड का नाम दिया बी। ये ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ए बी से रेज निकलेंगी और वो रेज रिफ्लेक्ट होके ह्यूमन आईज में जाएंगी तो इमेज बनाएंगे, यहां से रिफ्लेक्ट होके वो इमेज बनाएंगी। ये जो इमेज यहां से इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी वो इमेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगी। कहां बनाएंगे वो हमें देखना है। यहां आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि इमेज कभी भी एक रे से या दो रे से नहीं बनती, एक नंबर ऑफ रेज से बनती है। बहुत ज्यादा रेज आती हैं तब जाके इमेज बनती है, लेकिन यहां हम कुछ ही रेज को दिखाएंगे ताकि केस कॉम्प्लिकेटेड ना हो, डायग्राम इजीली और साफ सुथरा हम बना पाए। सो सबसे पहले हम टॉप एंड से एक पैरेलल रे इंसिडेंट कराएंगे। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इंसिडेंट रे हमने यहां एरो का साइन लगा दिया है, ये इंसिडेंट रे है। पैरेलल रे आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट करेगी, तो यहां पे ये जो इंसिडेंट रे है ये फोकस पे कट करेगी। ये इंसिडेंट रे थी,
ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्शन के बाद इसने फोकस पे कट किया, यहां हमने ये एरो लगा दी है, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर कोई रे बिल्कुल ऐसे जाए, कुछ ऐसी कंडीशन में, आप देखिए मैं यहां स्केल तो नहीं है हमारे पास, इसकी मदद से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, आप स्केल से करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। ये जो रे है, ये रे यहां से निकली और ये रे इंसिडेंट करेगी। अब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएंगी वो आप देखिए। पहले इस रे के लिए देखो, यहां तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता था, इसीलिए हमने नॉर्मल ड्रॉ नहीं कराया कि पैरेलल है तो फोकस को ही कट करेगी, तो नॉर्मल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहां हमें कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पता है, तो यहां हम पहले इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल देखेंगे, फिर उतने ही एंगल पे हम रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कैसे आएगा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए, नॉर्मल का काम करेगा। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो कुछ कंडीशन आएगी, ये जो आपका आया वो नॉर्मल आया। अब आप यहां से देखिए कि यहां इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे के अलोंग हैं, मतलब दोनों के बीच एंगल 0 है, तो ये कंडीशन ये आ गई है। तो यहां पे जो रे थी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी और वापस की तरफ आएगी, वापस आएगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रेज आप देखिए आगे की तरफ, इनमें धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ये आपस में नहीं मिल पाएंगी कहीं भी। और अगर इन दोनों में धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो मीट करेंगे ही नहीं, और अगर मीट नहीं करेंगी एक पॉइंट पे तो इमेज नहीं बनेगी। तो यहां इस तरफ तो इमेज नहीं बनेगी, लेकिन इस तरफ तो इमेज बन सकती है। हम यहां इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा दें ऐसे, तो ये जहां पीछे की तरफ जहां मिलेंगी बिहाइंड द मिरर, वहां जो इमेज बनेगी, वहां जहां मीट करेंगी वहीं पे हमारे पास इमेज फॉर्म होगी, और इस इमेज का नाम दे दिया A1 B1। ये आपके पास इमेज बनी। यहां क्या एक्चुअल में कोई रेज आपस में मिली? यहां एक्चुअल में रेज नहीं मिल रही है, यहां हमने मिलाई है। और एक्चुअल में अगर रेज नहीं मिल रही है तो यहां पे जो इमेज बनेगी उसका नाम वर्चुअल इमेज होगा, रियल नहीं। वैसे भी आप देखिए जब इमेज इरेक्ट बनी हो, सीधी बनी हो, तो हम ये कंफर्म मान के चलेंगे कि वहां जो इमेज बनी वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। यहां इरेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ था और इमेज भी ऊपर की तरफ, ऐसे सीधे ही खड़े हैं, तो ये इरेक्ट इमेज है और इरेक्ट इमेज वर्चुअल बनेगी। कॉनकेव मिरर के केस में हम 6 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। उन 6 केसेस में से केवल ये एक केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा, केवल इस केस में इमेज वर्चुअल बनेगी, बाकी सब केसेस में इमेज रियल बनेगी, और रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो यहां जो इमेज बनी वो इमेज है, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब इस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो गई है, तो मैग्नीफाई हो गया, साइज बड़ा हो गया है, इसलिए हमने उसको लिखा मैग्नीफाइड। तो ये एक केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनी है। बाकी सब 5 केसेस में यहां पे जो इमेज बनेगी वो इमेज रियल बनेगी। अब ये मत सोचना कि क्या केवल 6 ही केसेस में इमेज बनाएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है, आप एक फॉर्मूला याद करिए मैथमेटिक्स में,
उस फॉर्मूले पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो उनको सोल्व कर पाएंगे आप। वैसे ही आप इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को देख लीजिए, इनको समझ लीजिए, उसके बाद कहीं भी इमेज फॉर्मेशन हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो आप इमेज इजीली फॉर्म कर पाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसलिए हमने इन 6 केसेस की ही बात की। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तब क्या होगा? तो यहां पे ये कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां है फोकस। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा मिलेगा तो फोकस से जो रेज जाएंगी वो, अब मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो रेज फोकस में से जाएंगी। तो यहां आप देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा उस केस में क्या होगा? यहां हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ए बी, इसका नाम दिया ए बी। जब पैरेलल जाएंगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेज, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पास होंगी इस फोकस में से। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे बन गई है जो कि पास हुई फोकस में से। सिमिलरली अब अगर कोई रे, एक ऐसी रे जाए कुछ इस तरह से, ये एक इंसिडेंट रे है। अब दोबारा से इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता था, लेकिन इस केस में हमें नहीं पता, तो दोबारा से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के लिए। और नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे तो आप देखिए कुछ ऐसी कंडीशन आई। यहां हमने इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दिया और ये लाइन आई, यही लाइन नॉर्मल का काम करेगी। आप देखिए, जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे अलोंग हो, एक साथ हो, तो एंगल 0 बनेगा, और एंगल 0 बनेगा तो वहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 बनेगा, और रे जो है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, मतलब वापस इसी पाथ से आएगी, कुछ ऐसे। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इस केस में ये रेज आगे की तरफ भी पैरेलल है, और पीछे की तरफ अगर आप इनको एक्सटेंड कराएंगे तो भी पैरेलल ही जाएंगी। तो यहां जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हम अज्यूम करेंगे कि वो इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, वो तो दूर डिस्टेंस पे कहीं जाके मिलेंगी। जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स को देखा हो, वैसे तो वो पैरेलल होते हैं, लेकिन आप बहुत दूर तक देखें, बहुत दूर डिस्टेंस पे, तो वो आपस में मिलते हुए नजर आएंगे। वैसे ही हमने इनको नाम दिया कि इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, और यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई थी वो बिहाइंड द मिरर हुई थी। यहां इमेज फॉर्म होगी फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यहां ये भी लिख दीजिए बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और जब यहां से एक और चीज आ गई है आपके पास, वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है और साथ में हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के हमेशा पीछे बनेगी, तो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इन्वर्टेड मिलेगी और फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। तो यहां हम अज्यूम करते हैं इमेज विल फॉर्म एट, इमेज विल फॉर्म एट infinity and real inverted and highly
मैग्नीफाइड। अब हाईली मैग्नीफाइड क्यों होंगी भाई? ये साइज था, ये हाइट थी ऑब्जेक्ट की, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम नाम देते हैं HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां मैं लिख रहा हूं हाइट या साइज मान लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, और ये आएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज HI। तो यहां जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे, देखो अगर यही इमेज बनती तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस इतनी थी, तो ये हाइट बनती इमेज की। यहां बनेगी तो हाइट बढ़ गई है, और नीचे बनेगी तो हाइट और बढ़ेगी, और नीचे और नीचे और दूर जाती जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जहां पे रेज मीट करेंगी, उस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, तो वहां जो इमेज बनेगी उसकी हाइट भी ज्यादा बड़ी होगी। तो इसका साइज तो इतना, इसका हाइट तो इतना, और इमेज का हाइट बहुत बड़ा, तो हमने इसका नाम दिया हाईली मैग्नीफाइड। ये था आपका सेकंड केस। थर्ड केस में हम आते हैं, और थर्ड केस में हम बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इंफिनिटी पे बनी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनेगी? इससे रिवर्स केस है। अब यहां जो 5 केस पढ़ेंगे उनमें देखो आप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। सो ये पोल हो गया है, ये फोकस हो गया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन्फिनिटी है तो बहुत दूर से रेज आ रही हैं, और अगर बहुत दूर से रेज आ रही हैं तो वो रेज आते आते लगभग लगभग पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां जो रेज आएंगी, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी उनको हम अज्यूम करते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट करेंगी, तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो सब रेज कहां पे मीट करेंगी? फोकस पे ही मीट करेंगी। ये सेकंड इंसिडेंट रे, ये भी कहां मीट करेगी? फोकस पे। तो यहां जो इमेज बनेगी वो इमेज फोकस पे बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इंफिनिटी पे, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज बनी आपकी फोकस पे। तो यहां हम लिखेंगे, और साथ में आप देखिए फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो यहां जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और रियल है तो इन्वर्टेड भी। दूसरा, बाई चांस अगर रेज पैरेलल नहीं हो तो क्या होगा? तो यहां से मान लीजिए कि आपने रेज पास कराई हैं जो कि ओब्लिकली है, मतलब यहां पे जो रेज है वो पैरेलल नहीं है, वो किसी सर्टेन एंगल पे है, तो वहां क्या होगा वो आप देखिए। एक रे जो आई, अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन आप समझने की कोशिश करना। रे आई है और वो रे जाएगी पोल के ऊपर, वो रे जाएगी आपकी पोल पे। ये इंसिडेंट रे थी जो कि स्ट्राइक किया पोल पे। अब जितना एंगल यहां था उतना ही एंगल ये नीचे यहां से आएगी और यहां तक आएगी। ये उसके बाद अगर कोई एक और रे आती है और वो रे पोल पे नहीं किसी सर्टेन एंगल पे जाएगी,
वो ये चली गई है। ये रे दोबारा से हम इस रे के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन इस सब से करने की बजाय मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये जो रे आएगी वो रे इस पे मीट करेगी, और मीट कहां करेगी? बिल्कुल फोकस के नीचे। ये यहां मीट करेगी, ये आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए आप, ये जो आपका हाइट आई है, ये जो डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस आपकी इमेज की आई है, और इसका नाम दे दो A1 B1। इन्वर्टेड है तो ये इसका टॉप एंड बनेगा, ये इसका लोअर एंड। तो A1 B1 अपोजिट कर दिया है। अगर बिल्कुल ही पैरेलल होती तो पॉइंट साइज बनता इमेज का, मतलब बिल्कुल इसी पॉइंट पे इमेज बनती, सारी रेज इसी पे फोकस होती। लेकिन कुछ रेज अगर पैरेलल नहीं भी हैं तो वहां जो साइज बनेगा इमेज का वो पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से अब भी बहुत छोटा है। अब आपको ऑब्जेक्ट का साइज क्या पता भाई? अगर रेज इंफिनिटी से बहुत दूर डिस्टेंस से आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, तभी आ सकती हैं। किसी छोटे ऑब्जेक्ट से तो नहीं आ सकती ना रेज। मान लो एक चींटी है, वो बहुत दूर है, तो उस छोटे से चींटी के कारण तो रेज आपके पास नहीं आ पाएंगी, बड़े ऑब्जेक्ट के कारण रेज आ पाएंगी। जैसे आप दूर से आप किसी वृक्ष को तो देख सकते हैं, लेकिन आप चींटी को नहीं देख सकते, क्योंकि उस पेड़ से तो रेज आ रही है, वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, ज्यादा रेज आई तो आपने देख लिया। लेकिन चींटी से रेज आ ही नहीं पा रही है आप तक, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बहुत छोटा है। तो यहां हम लिखेंगे इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब जो साइज था इमेज का वो बहुत छोटा साइज है, वो बहुत कम साइज में है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इसीलिए हमने इसका नाम दिया कि यहां पे जो इमेज है वो डिमिनिस्ड बनेगी। अब 3 केसेस और बनते हैं। उन 3 केसेस में से फर्स्ट केस आप देखिए, फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हो तो क्या इमेज फॉर्म होगी? ये आपका कॉनकेव मिरर, ये पॉलिश सरफेस, ये पॉइंट P पोल हो गया, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, यहां फोकस मान लो। ऑब्जेक्ट जो रखा है वो रखा हुआ है आपका C पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? आप देखिए, इसका नाम है A, इसका नाम है B, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट था। जब रेज पैरेलल जाएंगी तो वो पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कट करेंगी फोकस को, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई फर्स्ट रे। सेकंड रे, अगर रे फोकस में से ही जाए, अगर रे फोकस में से ही जाए, यहां आप थोड़ा सा इसको, ये डेविएट हो गया, ये मान लो, अगर रे फोकस में से ही जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता है कि वो पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेगी तो क्या कंडीशन आएगी, वो आप देखिए, ये जो रे थी ये पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल रे है प्रिंसिपल
एक्सिस के, ये फोकस में से पास हुई थी, और ये भी रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास हुई थी। तो यहां ये जब मीट करेंगी तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से नीचे मिलेंगी। ये फोकस था। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, दो रेज हमने इस पे इंसिडेंट कराई, एक तो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से आई, दूसरी पहले ही हमने इंसिडेंट रे को फोकस में से पास कराया, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। इन दोनों रेज ने जहां मीट किया, जहां कट किया, वहीं आपके पास इमेज फॉर्म होगी। तो वो कहां कट कर रही है? वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे कट कर रही है। मतलब जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था उसी पॉइंट पे इमेज बन गई है, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का है। यहां कुछ कम ज्यादा आपको हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज इन दैट केस। सो image is also formed at C and of same size। जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उसी साइज की इमेज बनेगी। इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट C and of same size and real and inverted। रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी होगी, ये आपको पता ही है, क्योंकि यहां पे जो इमेज बन रही है वो एक्चुअल रेज के कांटेक्ट से बन रही है, और एक्चुअल रेज के कांटेक्ट से जब इमेज बनती है तो हम उसका नाम देते हैं कि जो इमेज है वो रियल इमेज है। अब फिफ्थ जो केस है, उस फिफ्थ केस में और सिक्स्थ केस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे यहां पे सेकंड और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट थे, वैसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ भी आपका एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे आएंगे वो आप देखिए। फिफ्थ केस में आप मानिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनेगी? ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया है, ये पॉइंट P, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां आपका फोकस नाम दे दीजिए, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां, और इसका नाम A और B। जब ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी तो वो रेज हम दो रे यहां से पास कराएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी ऑब्जेक्ट की इमेज एक रे या दो रे से नहीं बनती, नंबर ऑफ रेज से बनती है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केस ना हो, दोबारा मैं बता रहा हूं, इसलिए हम कुछ ही रेज को यहां से पास कराएंगे। सो यहां से ए से एक रेज आएगी पैरेलल, ए से एक रे गई जो कि पैरेलल है, और वो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कट कराएगी फोकस पे। सो रिफ्लेक्शन के बाद हमने इस रे को कट कराया फोकस पे, और एक और रे जाएगी, वो जो रे जाएगी वो रे जाएगी हमारे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी तो वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। अगर यहां से पहले चलो इसको ही आप ड्रॉ कर लो, ये जो रे है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एक रे अगर फोकस में से ही पास हो तो क्या होगा? तो फोकस में से पास होगी तो आप देखिए ये रे फोकस में से ही पास होगी,
और अगर फोकस में से इंसिडेंट रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो लगभग कट करेंगी यहां जहां मीट कर रही हैं वहां पे आपकी इमेज फॉर्म होगी और ये इमेज इन्वर्टेड है A1 B1। ये केस आपका जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हो। इस केस में आप देखिए कि ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा साइज है इमेज का, तो यहां हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब C और F के बीच था ऑब्जेक्ट तो इमेज बनी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और साथ में मैग्नीफाइड भी है। मैग्नीफाइड फिर से मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है। ये था आपका फिफ्थ केस। इस फिफ्थ केस से बिल्कुल हमारा अपोजिट आएगा सिक्स्थ केस, और जो सिक्स्थ केस है उसमें हमें ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है, और जब बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो वहां जो इमेज फॉर्म होगी वो आप देखिए। सो इसमें हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट is placed behind center of curvature। जब C और F के बीच रखा तो इमेज बनी बिहाइंड C, जब बिहाइंड C ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगी बिटवीन C एंड F। कैसे बनेगी देख लीजिए। ये लास्ट केस है हमारा। ये हो गया है आपका कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट पोल, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे फोकस, और इमेज ऑब्जेक्ट रखा है बिहाइंड C A और इसका नाम है B। पैरेलल रेज जाएंगी, एक रे हमने पैरेलल भेजी, वो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी फोकस में से, और जब फोकस में से पास होगी तो हमने इसको ड्रॉ करा दिया है कुछ ऐसे। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो कि पैरेलल थी और पास हुई फोकस में से। अब एक रे हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करा दें तो क्या कंडीशन आएगी वो आप देखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब हम पास कराएंगे तो यहां पे कंडीशन कुछ बनेगी आपकी ऐसी। इसमें जब हम इसको मिलाएंगे तो यहां बनेगा हमारे पास ये आपकी इंसिडेंट रे थी, और ये इंसिडेंट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हुई। जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होगी, मतलब अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जैसा कि हमने इस केस में बताया था। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उस पॉइंट का आप नाम दो इमेज पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास इमेज फॉर्म होगी, और यहां जो इमेज बनी वो इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। इसका नाम B1, इसका नाम A1।
क्योंकि यहां जो इमेज बनी वो एक्चुअल कॉन्टेक्ट से बन रही है, रेज के एक्चुअल कॉन्टेक्ट से, तो ये इमेज रियल है। दूसरा, मिरर के सामने भी है तो भी रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये सब कंडीशन ये फॉलो कर रही है, तो इमेज यहां रियल बनेगी। सो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल भी है, इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज में है। इस कंडीशन में ये थे हमारे 6 केसेस, जिसमें से एक में वर्चुअल, बाकी सब केसेस में रियल बनाए थे। अब इन 6 केसेस को देखते हुए आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसीलिए हमने केवल इनको पढ़ा है। बाकी केसेस अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो आप इजीली इनको देखते हुए इमेज फॉर्म कर पाएंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक यू।